Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the state joining Dam Road to Bholna Road, Ataras, Bonsi Baka. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज कहीं जैसे ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका इसका मतलब रिपल्सन फोर्स का लाइन जो होगा जिस डायरेक्शन में होगा अर्थात इसके रीजन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 1 कूलम का चार्ज कहीं पर रख देंगे वह जिस पाथ पर ट्रेवल करेगा वही पाथ होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स न। और वह मतलब कि कितना निकलेगा, ये क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इससे चारों ओर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसी के बारे में गॉस थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कि चार्ज अगर जैसे ये चार्ज ये कोई क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है तो इस सरफेस से सभी यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी संख्या कितनी होगी? तो उसकी संख्या होगी 1/ε0 इंटू क्यू। समझ भैया बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हुआ कि दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ फोर्स होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो प्रीवियस पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको पिछले वाला वीडियो को उल्टाइए, निकालिए और उसको देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आज हम बतला रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बता दिए कि क्यों कोई चार्ज है वह किसी सरफेस से घिरा हुआ है तो उस चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसकी संख्या जो हुआ जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है, सरफेस से निकल रहा है, उसकी संख्या जो होगी वह 1/ε0 इंटू क्यू होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइव से भी लिखते हैं या मैथमेटिकली इसको लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको यही स्टेटमेंट हुआ कि φ होता है 1/ε0 इंटू क्यू। इतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम क्या समझ कहेंगे कि मान लेते हैं कि क्या है ओ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ओ से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, एक पी पॉइंट है। इसके कारण पी पर इंटेंसिटी क्या होगा वो निकाल लेंगे नहीं। और इस चार्ज को घेरने वाला एक सरफेस, कैसा सरफेस? जिस सरफेस पर गॉस थ्योरम लागू होता है वैसे सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं नहीं। और यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सरफेस ए ड्रॉ किए जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। कहने का मतलब आर रेडियस वाला ओ को सेंटर मान करके आर रेडियस वाला एक स्फेरिकल सरफेस ए ड्रॉ किए। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे कि क्यू क्या है? प्रूफ में क्या कहेंगे? प्रूफ में क्या कहेंगे? क्यू क्या है? क्यू बराबर क्या है? एक ओ पर स्थित एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और पी क्या है? पी है ओ से आर डिस्टेंस पर
डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट है, ठीक है। इसलिए P पर इंटेंसिटी क्या होगा, इसलिए Q के कारण P पर इंटेंसिटी E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये तो फॉर्मूला जानते हैं भैया, बोले कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। और ये इंटेंसिटी किधर होगा, ये होगा दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है उस लाइन के अलोंग होगा, अर्थात ओपी के अलोंग है, ओपी के अलोंग है, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक कूलम चार्ज पर लगने वाला बल। यहाँ पर अगर एक कूलम का चार्ज रख देंगे तो ये क्या करेगा, उसको ठेलेगा। तो जिस लाइन की ओर ठेलता है तो वही यही लाइन क्या हो गया, इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इस अब क्या करते हैं इसलिए आप क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, O को सेंटर मानकर O को सेंटर मानकर R रेडियस वाला एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ए ड्रॉ किया, ठीक है। और डीएस क्या हुआ, अब इसको क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक यहाँ से सब तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कोई छोटा सा सेगमेंट जिसका लेते हैं, किसका, स्फेरिकल सरफेस का, और उस सेगमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं, और उसको तब बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी सरफेस से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि डीएस बराबर क्या है, डीएस बराबर क्या हुआ, एक स्मॉल सेगमेंट है जो कहाँ है, जो पी पर है, जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया डीएस है, ठीक है। तो हम जब प्लस के एरिया वेक्टर क्या होता है, इस प्लेन का जो एरिया होगा वह तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ये बात बोल रहे थे, आप रट लीजिए भाई, रट लीजिए कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एन कैप बराबर क्या है, पी पर नहीं, डीएस का यूनिट एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो एन कैप किधर होगा, जो स्पष्टता ही किधर होगा, डीएस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है,
वार्ड है। ठीक है। अब ds क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस होता है। याद रखिए, स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस होता है। इसका मतलब ये भी दैट इज, ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड है या रेडियली आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। ठीक है, हैं? तो ये रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब कि ये भी क्या है? ओपी के लॉन्ग है और इंटेंसिटी भी ओपी के लॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एन कैप भी ओपी के लॉन्ग है, ये भी ओपी के, इंटेंसिटी भी ओपी के लॉन्ग है। समझ रहे बात को नहीं? कि ये एरिया वेक्टर भी ओपी के अलोंग है और ये इंटेंसिटी भी ओपी के ही अलोंग है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब कि या तो या क्या कहते हैं कि एन कैप पैरेलल है किसके? ई के। इसका मतलब एन कैप और ई के बीच का कोण 0 डिग्री है, नहीं? इसलिए डीएस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या पर है फॉर्मूला? ई डॉट डी एस। यहाँ पर एक बात छूट गया है, इसलिए डी एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर बराबर हो जाएगा एन कैप इंटू डी एस। मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से गुणा करते थे। डीएस जीएस एरिया है, एरिया को एरिया वेक्टर बनाने के लिए उसमें क्या किए? एन कैप से इंटू कर दिए, इसलिए एन कैप डीएस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ई डॉट एन कैप इंटू डीएस। ठीक है, अब ये हो गया ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन ए बी कॉस थीटा। तो ए हो गया ई, बी हो गया एन कैप, क्या यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एन का मतलब यहाँ क्या मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और यहाँ पर डीएस है। ठीक है, कहिएगा ए हो गया ए बी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। ई और एन कैप दोनों पैरेलल है, इसलिए इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है इंटू डीएस। तो ये हो जाएगा ई इंटू डीएस। अब कॉस 0 को मान तो 1 होता है, तो ये डी फाई का मान निकल गया, ये डी फाई का मान निकल गया। ठीक है, छोटा सा एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसका मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं टोटल एरिया, इसलिए टोटल स्फेरिकल सरफेस, नहीं, इसलिए स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ए से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी फाई। ठीक है, तो डी फाई का मान रख देते हैं, डी फाई का मान रख देते हैं तो फाई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस और ये हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, इसमें ई का मान रख देते हैं, ई का मान क्या है? 1/,
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। इसमें जो समझ बात को ई का मान नीचे निकल पहले लिख चुके हैं, ई बराबर बतला चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ई का मान रख दिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल लें और तो इंटीग्रेशन डी एस बच गया, इंटीग्रेशन डी एस बच गया। नहीं, डी एस का मतलब क्या कि इतना एरिया प्लस इतना एरिया प्लस इतना एरिया प्लस इतना एरिया, इस तरह से आप पूरे सरफेस में घूम जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्फीयर का एरिया मिलेगा। नहीं, स्फीयर का एरिया मिलेगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। समझ गए भैया बोले, नहीं समझे, ये इंटीग्रेशन डीएस का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर फॉर्मूला जानते होंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएस का मान हम क्या रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर रख दिए। ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइव इक्वल टू क्या निकल गया, फाइव इक्वल टू निकल गया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। नहीं, यही आपका गॉस थ्योरम है, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, ये गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भैया मोरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद आता है लाइक करें, अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है होता है तो उसको हल्का जूम करके देखिए, सब देखने में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई दिक्कत होता है तो आपसे निवेदन है कि इस कॉल पर नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं, कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं। थैंक यू।